सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण अपडेट द 3rd of April 2022 वी आर इन इट टू इन इट। मुझे आशा है कि आपके पास एक अद्भुत और ऑन पैसिव दिन है। मैं सामान्य रूप से कुछ ऑन पैसिव तकनीकी सामग्री के बारे में बात करना चाहता हूं, इसलिए हम हाइब्रिड डेटा केंद्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम क्या हैं। हम संक्षेप में डेटाबेस सुरक्षा, नियंत्रण और यहां तक नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज को स्पर्श करेंगे, जिसे हम NAS सिस्टम कहते हैं। इसलिए यदि आप यहां मेरी बात रखते हैं तो हम कुछ डेटा केंद्रों के बारे में बात करना शुरू करने जा रहे हैं और आपको थोड़ा संदर्भ देंगे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि दुनिया में डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। मैं जोड़ सकता हूं और आवश्यक अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए व्यवसाय एक लचीले, अधिक सुरक्षित बुनियादी ढांचे के समाधान की तलाश कर रहे हैं और आज की अर्थव्यवस्था के लिए उस समाधान की आवश्यकता है जो ओह बुनियादी ढांचे को उधार लेने के लिए गतिशील, लगभग तरल है। ऐश मुफारा का कार्यकाल और जो हर सेवाओं तक संक्षिप्त पहुंच की अनुमति देता है, अब इस प्रकार की सुविधाओं को मापनीयता और सुरक्षा के लिए एक आदर्श समाधान के रूप में पहचाना जा रहा है। एल हमारे व्यापार को क्षमा करें, मुझे नई तकनीकों का लाभ उठाने में मदद करें। इस कारण से यह वास्तव में किसी भी तरह का बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऑनपैसिव, जो लगातार कूल स्टैकिंग कर रहा है, ने अपने स्वयं के हाइब्रिड डेटा सेंटर विकसित करना शुरू कर दिया है। इसलिए बस एक हाइब्रिड डेटा सेंटर एक है ऐसी सुविधा जिसमें कंप्यूटिंग और स्टोरेज वातावरण का संयोजन है, और हाइब्रिड IT इंफ्रास्ट्रक्चर वातावरण का उपयोग करके हम ऑनसाइट या ऑन प्रीमाइसेस के लाभों को जोड़ते हैं, जिसे कुछ तकनीक निजी और या सार्वजनिक क्लाउड सेवाओं के साथ ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर कहते हैं। और ऐसा करने से व्यावसायिक जरूरतों को बदलने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया की अनुमति मिलती है, और यह हमारे कार्यभार के संबंध में आरामदायक नियंत्रण और लचीली चीजें हासिल करने की क्षमता प्रदान करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्कलोड वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों में रखे जाते हैं, जो वे एक निजी क्लाउड में हो सकते हैं, जो एक मॉडल को संदर्भित करता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें कंप्यूटिंग संसाधनों को एक ही क्लाइंट या कंपनी में किराए पर दिया जाता है और वे यही हैं जो उन्हें समर्पित हैं एड्स, और उस विशेष व्यवसाय के लक्ष्य वे एक सार्वजनिक क्लाउड में भी हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह वो जगह है जहां डेटा एक साझा सर्वर पर ऑफसाइट संग्रहित किया जाता है, जो उस प्रकार के सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित और रखरखाव किया जाता है। वे साइट पर भी हो सकते हैं। हम ऑन प्रीमाइसेस कॉल करते हैं, और यही वो जगह है जहां संसाधनों को इनहाउस या हमारे अपने डेटा सेंटर के भीतर तैनात किया जाता है। इसलिए हम यही कर रहे हैं। ठीक यही हमारा ऑन पैसिव डेटा केंद्रों के साथ कर रहा है, क्योंकि यह अभी बिल्कुल वो है सभी के साथ हमारे डिजिटल संसाधन और हमारी ऑनलाइन क्षमता। ठीक हमारी ऑनलाइन वो तकनीक है कि हम किसी और के डेटा सेंटर में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए वास्तविक रूप से अच्छा नहीं होगा। अब IP पते को समझना कुछ ऐसा है जिसे वेबिनार पर निपटाया गया है यहाँ, और यह थोड़ा भ्रमित करने वाला हो जाता है, लेकिन बस यह जान लें कि इंटरनेट से जुड़े हर उपकरण में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल को सही IP के रूप में पहचान सके, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। यह RO के लिए नियमों का एक सेट है, समूहों या डेटा के पैकेट का उपयोग करना और उन्हें संबोधित करना ताकि वे पूरे नेटवर्क में यात्रा कर सकें और ड्राइव कर सकें, या आपको एक सही गंतव्य का पता चल सके। अब उनके पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है जिसे आमतौर पर TCP/IP के रूप में जाना जाता है, और यह एक है इंटरनेट और इसी तरह के कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल का सेट, जिसे आप जानते हैं, जैसे कि सरकारी सुविधाएं या सरकार द्वारा चलाए जाने वाले नेट जैसी चीजें। साथ ही अब इस सूट में वर्तमान मूलभूत प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल हैं, इसलिए हम वही हैं उस सूट से हमारा IP प्रोटोकॉल प्राप्त करें। अब यह प्रोटोकॉल पता है कि हम परिचित हैं, वे सभी संख्यात्मक पते हैं, और उनका उपयोग हार्डवेयर के एक विशेष टुकड़े की पहचान करने के लिए किया जाता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब हार्डवेयर का हर टुकड़ा जो कहीं भी जुड़ा हुआ है एक नोड कहलाता है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है। इनमें से एक IP में एक इंटरनेट पता सही होता है, लेकिन प्रत्येक डिवाइस या नोड में एक से अधिक पते हो सकते हैं, क्योंकि नोड्स में वो होता है जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, और प्रत्येक इंटरफेस में हो सकता है एक पता। तो यह बहुत जटिल हो सकता है, और आवश्यक IP पते की संख्या वास्तव में तेजी से बढ़ सकती है। और शायद ही कोई ओह राशि है जिसे हम जल्दी या देर से नहीं मारेंगे। मेरा मतलब है कि यह सिर्फ पागल है हमारे पास कितने IP पते हैं और हम अभी कितने का उपयोग कर सकते हैं। कई रुचि रखते हैं, वो अच्छी तरह से बहुत पहले हो चुका है। मैं इसे इस तरह से रखूंगा कि वे IP के पिछले संस्करणों के बहुत सारे उदाहरण हैं। उनके पास संस्करण 0 था जो 1 में है, आरक्षित स्थिति संस्करण 1 से 3 तक असाइन नहीं किए गए हैं या अन्यथा उपयोग में नहीं है, संस्करण 5 अप्रचलित है। इसलिए परिणामस्वरूप हमारे पास 2 सबसे सामान्य संस्करण हैं, और वह जो कि IP संस्करण 4 और 6 है, जिसे क्रमशः IPv4 और IPv के रूप में जाना जाता है।
इस बिंदु पर हमें यह भी बताना चाहिए कि बिट राइट की परिभाषा यह है कि बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम या अंक प्रणाली में एक अंक है और यह जानकारी संग्रहित करने के लिए एक बुनियादी इकाई है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आईपी पते विशेष रूप से IPv4 अभी 4 खंडों के साथ एक 32 बिट आईपी एड्रेसिंग सिस्टम प्रदान करता है। यदि आप इसका एक उदाहरण चाहते हैं, यदि आप जाते हैं तो आप एक पते को देखते हैं जो 192.168.0.1 जैसा दिखता है। यह वही है जो आप में से एक के लिए संयोग से एक IPv4 पता लग सकता है। आपके घर में उपभोक्ता राउटर हैं जो कि IPv4 के लिए एक डिफ़ॉल्ट राउटर के लिए एक मानक पता है। इसलिए आपने शायद देखा है कि अभी से पहले IPv4 लगभग 4.3 बिलियन परतों का समर्थन करता है। यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं और फिर आप हमारे मार्केट कैप के बारे में सोचते हैं जो 5 बिलियन के करीब पहुंच रहा है, आप शायद देख सकते हैं कि यह एक समस्या क्यों हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अभी जितने पते हैं उससे कहीं अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। उन उपयोगकर्ताओं के पास कई डिवाइस हो सकते हैं और उन उपकरणों में हो सकता है एकाधिक पते। सही, यह एक समस्या है जिसे आमतौर पर IPv4 पता थकावट के रूप में जाना जाता है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सभी आईपी उपयोग मामलों के लिए पर्याप्त IPv4 पते उपलब्ध नहीं हैं, जो मेरी राय में असाधारण है। मेरा मतलब है कि हमने इतना बड़ा भी प्राप्त कर लिया है। हालांकि अगर हम इसके विपरीत IPv6 के विपरीत हैं तो IPv6 एक 128 बिट एड्रेस स्पेस को परिभाषित करता है जो कि पूरी तरह से अधिक प्रदान करता है। मेरा मतलब है कि IPv4 की तुलना में काफ़ी अधिक गैज़िलियन अधिक स्थान है, जिसमें बहुत सारे लॉट और बहुत सारे ट्रिलियन एड्रेस हैं। मेरा मतलब है कि यह है एक बड़ी संख्या। हम इस संख्या के वास्तविक सार को प्राप्त करने के लिए उस सही तक पहुंचेंगे। मैं गया और redhat.com पर देखा। IPv6 सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि 3.4 गुना 10 को 38वें शक्ति अद्वितीय आईपी पते की अनुमति देता है। हाँ, यही है एक बड़ी संख्या में सही संयोग से। मैं redhat.com पर गया था। एक रेड हैट हैकर एक हैकर है जो ब्लैक हैट हैकर्स को ब्लॉक करने या रोकने के लिए आक्रामक कदम उठाता है। आपको यह अच्छी तरह से प्यार होगा। एक ब्लैक हैट हैकर एक अपराधी है जो कुछ बुरे इरादे वाले दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंप्यूटर नेटवर्क में टूट जाएगा। इसलिए वो इसके बारे में है और इस संख्या की अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए जो मैंने आपको 10 से 38वीं शक्ति के साथ दिया था, आप इसे लगभग 340 ट्रिलियन के रूप में पढ़ सकते हैं। ट्रिलियन आईपी पते। अब यदि आप वास्तव में इसकी विशालता प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तविक संख्या अच्छी तरह से पढ़ने के लिए बहुत बड़ी है। इसलिए आप जानते हैं कि मैं पाठ संस्करण को यहाँ स्लाइड पर रखने जा रहा हूँ और आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि यह पागल है। मैं सिर्फ एक गजियन शब्द का उपयोग करता हूँ, इसलिए 1 अरब पते हैं और आप देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ा है और यह IPv6 सिस्टम द्वारा प्रदान की गई पता स्थान की भारी उपलब्धता है जो वास्तव में प्राथमिक लाभ है और यही वो है हम पीछे जा रहे हैं। और इसलिए श्री मुफर्राह यह सुनिश्चित करने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि हमारे पास अभी हमारे लिए यह कहने की जरूरत नहीं है कि पते की संख्या, हमें कभी भी पते से बाहर होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चुनौती IPv6 के साथ है। इसलिए हम जान सकते हैं कि श्री मुफर्राह और उनकी टीम को वे सही हैं कि इतने सारे नंबर हैं। यह इतना बड़ा है कि यह जटिल है क्योंकि यह नेटवर्क प्रशासकों और तकनीकों के लिए विशेष रूप से निगरानी और प्रबंधन करने के लिए वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। वास्तविक समय में, जैसे मुझे पता है कि श्री मुफर्राह अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से और उनके AI के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए संयोग से आपने सुना होगा। मुझे लगता है कि यह बहुत पहले सोमवार के वेबिनार पर था जहां श्री मुफर्राह ने ऑन पैसिव IPS पर के बारे में बात की थी जो कभी भी सक्षम नहीं थे, तकनीकी रूप से सही तरीके से अवरुद्ध किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑन पैसिव खुद को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यह एक तरह से अपनी ब्रांडिंग को बढ़ावा दे रहा है और अगर किसी सदस्य को किसी कारण से ब्लॉक कर दिया जाता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से दूसरे विज्ञापन पते को फिर से असाइन करने जा रहा है और यह सही चालू रहेगा हमेशा की तरह व्यापार। इसलिए वे लोग ब्लॉक में देखते हैं कि उन्हें एक चलती लक्ष्य भाई मिल गया है। इसलिए आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे और मुझे आशा है कि यह आपके लिए समझ में आता है। डेटाबेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हम डेटाबेस के बारे में थोड़ा और समझना चाहते हैं। अब हमने वेबिनार पर राख और अन्य पाठ भी सुने हैं और इस तरह के सक्रिय और ऑन पैसिव डेटाबेस के बारे में बात करते हैं और भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई नींद न खोए। मेरा मतलब है, मुझ पर विश्वास करो, निष्क्रिय होने पर आपके बारे में उत्साहित होने के लिए बहुत सी चीजें मिलती हैं। आपके पास नींद खोने के लिए बहुत सारे कारण होंगे, इसके लिए बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए यह उनमें से एक नहीं है। वैसे भी एक सक्रिय डेटाबेस है, एक जो वर्तमान में उन ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है जिनके पास उस डेटाबेस में मेलबॉक्स हैं और डेटाबेस के लिए सभी लेनदेन सर्वर द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। यह एक ऑन पैसिव डेटाबेस पर है जो वर्तमान में ग्राहकों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है ताकि यह समझ में आए, इसलिए लेनदेन उत्पन्न नहीं कर रहा है, यह निष्क्रिय है। और आपने शायद अप टाइम और डाउन टाइम के बारे में भी सुना है।
ये शब्द नेटवर्क गतिविधि को संदर्भित करते हैं। अब अपर टाइम उस समय के बारे में बात कर रहा है जब कोई नेटवर्क चल रहा है, और यह सक्रिय डाउन टाइम है जब यह नहीं है। ठीक है, यह वो समय है जब नेटवर्क सक्रिय नहीं है, यह नहीं चल रहा है, यह अब उपलब्ध नहीं है। एक नेटवर्क का अपर टाइम आमतौर पर अपर टाइम से डाउन टाइम के अनुपात की गणना करके मापा जाता है, और इसकी गणना करने के लिए समय की अवधि 1 वर्ष है, इसलिए वे इसे 1 वर्ष के भीतर करते हैं। यह सब कहा जा रहा है कि यह सामान महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखांकन को डाउन टाइम के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि डाउन टाइम अभी साथ देने के लिए बहुत महंगा हो सकता है। एक चीज जो आपने शायद राख और अन्य लोगों के बारे में भी सुनी है, वह है विलंबता। नेटवर्क विलंबता शब्द जो भी है, लैग या लैग टाइम एक डेटा पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाले समय की मात्रा है, और सरल शब्दों में यह उस समय की मात्रा है जब डेटा सिग्नल बिंदु से बिंदु बी तक जाता है और फिर वापस बिंदु पर जाता है। संदर्भ में अधिक से अधिक संगठनों जैसे ऑनपैसिव पर भविष्य की सफलताएं होती हैं जो डिजिटल ऑनलाइन व्यापार से जुड़ी होती हैं। ठीक है, क्योंकि डिजिटल ग्राहक अनुभव अपने ब्रांडों का विस्तार करते हैं। अधिक से अधिक मैं उन अनुप्रयोगों पर अनुमान लगाता हूं जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में और यहां तक विभिन्न प्रदाताओं के साथ अलग अलग बुनियादी ढांचे पर होस्ट किए जाते हैं। इसलिए चीजों की एक पूरी श्रृंखला सही है जो कि चलन में आ सकती है, क्योंकि यहाँ एक पूरा मिश्रण है और इस तरह की व्यवस्था का बहुत जटिल प्रभाव हो सकता है कि क्या हो रहा है, और एक एप्लीकेशन बनाने वाले घटकों की संख्या प्रदर्शन पर दबाव डाल सकती है। मैं उपयोगकर्ता अनुभव को कम कर सकता हूँ, यह ग्राहकों को खोने का जोखिम भी उठा सकता है। इसलिए समय एक बड़ा मुद्दा है, विलंबता एक बड़ा मुद्दा है, और वास्तव में एक नया विज्ञापन डैश आउट है वहां जो कहता है कि उद्धरण के बिना विलंबता नया आउटेज है। इसका सीधा सा मतलब है कि धीमे उत्पाद और धीमी सेवाएं व्यवसाय की निचली रेखा के लिए उतनी ही हानिकारक हो सकती हैं जितना कि उन्हें उपलब्ध नहीं होना, और इसीलिए श्री मुफराह ने शायद इसका उल्लेख करने का एक बहुत अच्छा बिंदु बनाया है। अब इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड पर एक नज़र डालते हैं। हर कोई फास्ट ब्रॉडबैंड मिनट जानता है, यह सोने के मानक की तरह है या शायद करीब है। इट्स फाइबर ऑप्टिक्स है, लेकिन आपको मेरी बात मिलती है कि 10 से 2 मिलीसेकंड की एक राउंड ट्रिप डेटा देरी सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड उनके लिए बहुत सामान्य है। अगर वहां कुछ गेमर्स हैं तो लगभग 20 से 40 मिलीसेकंड की सीमा में देरी है, जिसे इष्टतम कुछ भी माना जाता है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से की तरह 100 मिलीसेकंड आमतौर पर गेमर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, यदि एक गेमर के रूप में आपको 1000 मिलीसेकंड का अंतराल मिला है जो कि एक पूर्ण सेकंड मैन की तरह है, तो आप लोगों को दिखने वाले हैं और उस स्क्रीन पर पूरी तरह से गायब हो जाना, और यह एक बहुत अच्छा गेमिंग अनुभव बनाने वाला नहीं है। इसलिए यह देखना आसान है कि अच्छे उपयोगकर्ता अनुभव बनाने के लिए विलंबता को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है, और यह सोचना इतना रोमांचक क्यों है कि निष्क्रिय विलंबता जा रही है 0 पर या 0 के इतने करीब होने के लिए कि आपको अभी एक अंतर देखने में सक्षम होने के लिए काम करना होगा। मुझे आशा है कि अंडर वो समझ में आता है। मुझे पता है कि मैं तेजी से जा रहा हूं और थोड़ा गड़बड़ हो रहा हूं, लेकिन सुरक्षा और सुरक्षा नियंत्रण के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब सुरक्षा नियंत्रणों का उपयोग सुरक्षा और हानि या समझौता को रोकने के लिए किया जाता है। डेटा सुरक्षा नियंत्रणों का उपयोग हानि या समझौता को बचाने और रोकने के लिए किया जाता है। डेटा की यह संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा करता है, और यह के खिलाफ एक काउंटर उपाय है कि जानकारी का अनधिकृत उपयोग, और ये नियंत्रण कंप्यूटर सिस्टम डेटा या सूचना सेट जैसे सुरक्षा जोखिम को कम करने और बचने में मदद करते हैं। जैसे डेटाबेस सुरक्षा नियंत्रण डेटा हानि के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं, या हमारी डेटा संपत्तियों पर किसी भी संभावित दुर्भावनापूर्ण हमले को धीमा करके या किसी भी संभावित दुर्भावनापूर्ण हमले को रोककर नुकसान। इसलिए मुझे आशा है कि यह अच्छा नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज है जिसके बारे में हमने उस राख के बारे में बात की है, और उसने कर्मचारियों और उस तरह की बात के बारे में बात की है। तो आइए एक नज़र डालते हैं। इसे हम नास कहते हैं। अब एक NAS सिस्टम एक स्टोरेज डिवाइस है जो एक नेटवर्क से जुड़ा है, जो एक CE से डेटा के भंडारण और पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। उस जानकारी के अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रलाइज्ड स्थान ऑनपैसिव इन प्रणालियों का उपयोग करता है। वे लचीले होते हैं और वे स्केलेबल होते हैं, जिनकी आप कल्पना करेंगे कि राख का सही अर्थ है कि जैसा कि आपको अतिरिक्त संग्रहण की आवश्यकता है, आप जो कुछ भी आपके पास है उसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसमें एक निजी क्लाउड होना। कार्यालय यह तेज है, यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम खर्चीला है, और यह साइट पर एक सार्वजनिक क्लाउड के सभी लाभ प्रदान करता है, और यह आपको अब पूर्ण नियंत्रण देता है। नास डेटा के साथ लगातार पहुंच योग्य है, जिससे कर्मचारियों के लिए सहयोग करना और प्रतिक्रिया देना और अनुवर्ती कार्रवाई करना आसान हो जाता है। जानकारी के साथ सही है क्योंकि यह सब एक ही स्थान पर है, क्योंकि NAS एक निजी क्लाउड डेटा की तरह है जिसे दूर से ही एक्सेस किया जा सकता है, जैसे हम नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करके किसी और चीज के साथ करते हैं। और इसका मतलब है
कि कर्मचारी कहीं से भी कभी भी काम कर सकते हैं, और यही श्री मुफारा बात कर रहे थे। और यह एक बड़ी बात है क्योंकि ये अंदरूनी खतरे या आकस्मिक या यहाँ तक खोए हुए अधिकार जैसी चीजों से संबंधित है, क्योंकि डेटा एक्सेस किया जा रहा है। एक केंद्रीय स्थान में स्थित, यह उस डिवाइस पर स्थित नहीं है, यह पीसी या लैपटॉप या फोन या जो भी डिवाइस डेटा तक पहुंच रहा है उस डिवाइस पर स्थित नहीं है, ताकि उस डिवाइस से डेटा नहीं लिया जा सके। अगर वो डिवाइस खो गया या चोरी हो गया तब डिवाइस पर मूल्य का कोई डेटा नहीं है जिसे एक्सेस किया जा सकता है या सही लिया जा सकता है कि डेटा को समय समय पर सुरक्षित और स्वस्थ रखा जाता है। इसलिए जीवन अच्छा है, और वो वास्तव में देख रहा है कि श्री मुफर वास्तव में हमारे सर्वोत्तम हित और सर्वोत्तम हित की तलाश कर रहे हैं। इन सभी सुरक्षा उपायों के साथ हमारे निष्क्रिय होने के अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन यह सब कह रहा है कि मैं तकनीकी सामान के साथ कर रहा हूं, यह वो है या कुछ सामानों के लिए एक सुधार या रिहाइश होना है। हमने दूसरी रात को लिन के वेबिनार में से एक के बारे में सुना, जो एक अद्भुत वेबिनार था, और मैं निश्चित रूप से उसकी और वो जो कुछ भी कर रहा है और उन ग्रंथों की सराहना करता हूं जो वहां जाने और अपना समय बिताने के लिए ध्यान रखें। कृपया OnPassive सभी डिजिटल प्रदान करने जा रहा है उपकरण और सेवाएं जिनकी हमें आवश्यकता है एक ऑनलाइन उपस्थिति के लिए। वे सुरक्षित होने जा रहे हैं, वे सुरक्षित होने जा रहे हैं, वे सस्ती, पूर्ण और अत्याधुनिक होने जा रहे हैं।